हेलो एवरीवन। आज हमारा पहला क्लास है, क्लास 11। इसमें हम लोग चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ज्योग्राफी को जानना है तो ज्योग्राफी का डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी है क्या? तो जो कुछ भी हम लोग ज़मीन के बारे में मुताला करते हैं, जानते हैं या आइडियाज़ लेते हैं, ये ज्योग्राफी कहलाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, जियो और ग्राफीन। जियो मतलब होता है ज़मीन और ग्राफिक के माने में होता है बयान करना या उसके बारे में जानना। तो जनरली ज्योग्राफी का मतलब अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है ज़मीन के बारे में तफसील से जानना, उसके बारे में डिटेल्स जानना। तो ज्योग्राफी को डिफिनीशन को लेकर अलग अलग स्कॉलर आते हैं। सभी स्कॉलर का अपना अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे अरिस्टोफेन है, कार्ल रिटर है, बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। लेकिन इराटोस्थेनेस का डेफिनेशन भी ज़्यादा अभी एप्लीकेबल है, अरिस्टोफेन का डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, जिसमें ये लोग बताते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी जो है ज़मीन के बारे में जो कुछ हम लोग मुताला करते हैं, इसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी का जो वर्ड है सबसे पहले इराटोस्थेनेस ने यूज़ किया था। इसी वजह से कहीं कहीं इराटोस्थेनेस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर काम हम लोग देखेंगे कि हिकार्टियस का भी है। हिकार्टियस ने 2 बुक लिखी थी, एक था जेनोलॉजीज और एक था जियोजेस्पेरिडस। इन 2 बुक की वजह से, जिसमें वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ देते हैं, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं, यही वजह है कि कहीं कहीं पे हिकार्टियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब ज्योग्राफी हम लोग तो डेफिनेशन समझ गए। तो ज्योग्राफी का स्कोप क्या है? हम लोग ज्योग्राफी में किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन चीज़ों का मुताला करते हैं? तो बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि हम लोग सतह ज़मीन के ऊपर में एटमॉस्फेयर किस किस्म का है। हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानते हैं, लिथोस्फेयर का मुताला करते हैं, किस तरीके से ज़मीन की बनावट बनी हुई है, इसमें कितनी सारी बहर है, ओशन है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट के इम्पैक्ट की वजह से वेजिटेशन चेंज हो रहे हैं। वेजिटेशन की वजह से यहाँ का अलग तरह का बायोम्स क्रिएट हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। साथ ही साथ फिज़िकल ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। तो जनरली हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन का क्या क्राइटेरिया है, ह्यूमन किस तरह से काम करता है, ह्यूमन का पॉपुलेशन क्या है, किस तरह का तरीके से आबादी की तकसीम है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कहीं पे कम है, कहीं पे अलग तरह का सेटलमेंट बना हुआ है, सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे खेती बाड़ी करता है या सनत है या तिजारत है या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो कुछ भी है, तमाम चीज़ों के बारे में जो मुताला करते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा स्कोप ऑफ ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी का दायरा सीमित नहीं है, एक सर्कल में नहीं है कि हमने क्या किया, ज्योग्राफी को ऐसे डिफिनेशन जान लिया और पढ़ लिया। ज्योग्राफी क्या है? एक वाइड कॉन्सेप्ट है, वाइडर रेंज है। इसका कॉन्सेप्ट इतना छोटा नहीं है कि छोटे से डिफिनेशन में सीमित हो जाए। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत सारे ब्रांचेस है। सभी ब्रांचेस के बारे में हम लोग स्कोप में ही पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के स्कोप में। अब आता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी का इवोल्यूशन क्या है, ज्योग्राफी कब बनी, किस तरीके से बनी। तो ज्योग्राफी फ़िलहाल अभी जो एक सब्जेक्ट बन करके उभर के आई है, लेकिन इससे पहले बहुत सालों पहले ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट नहीं था। शुरुआत होती है ग्रीक से। ग्रीक स्कॉलर के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रीक में सबसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने होमर, जिन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इलियाड एंड ओडेसी। उस बुक में वो ट्रोजन वॉर के बारे में बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तो बस एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से वॉर हुई। और इलियाड और ओडिसी में वो पूरे ट्रोजन वॉर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के बारे में आइडियाज़ मिलते हैं। उन्होंने जो सबसे पहले होमर ही थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि 4 तरह की विंड होती है और 4 डायरेक्शन में बहती है। जैसे अगर देखा जाए तो बोरस, नॉटस, यूरस, पायरस, ये 4 तरह के विंड है जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग हिस्सों में बह रही थी। जैसे बोरस है वो नॉर्थ में बहने वाली विंड है, नॉटस है साउथ में बहने वाली, यूरस है ईस्ट में बहने वाली, जेप्रस है वेस्ट में बहने वाली। अलग अलग विंड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में होमर ने बताया था। इसके बाद जो है थैलेस का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि अर्थ जो है एक डिस्क के फॉर्म में है, अर्थ डिस्क है और चारों तरफ जो है इसके पानी फैला हुआ है। अर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं था, इन्होंने सबसे पहले अर्थ के कंसेप्ट के बारे में बताया था कि अर्थ क्या है, एक डिस्क की तरह है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसके बाद एक और स्कॉलर आते हैं एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिकल कॉस्मोलॉजी में, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में। यही वजह है कि एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने इक्वेटर के बारे में बताया। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था नोमोन।
जिसे वो क्या कर रहे थे, पोल के बारे में पता कर रहे थे कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम लोग कैसे बांट सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एनेक्सीमेंडर ने बताया था। इसके बाद आते हैं एकार्टिस, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने 2 बुक लिखी, एक का नाम था जेनालॉजीज और दूसरा था जेस्पेरेडस। जेस्पेरेडस में वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं अर्थ के बारे में, और यही वो स्कॉलर है जो रीजनली और सिस्टमेटिक तरीके से वर्ल्ड को पूरे अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करते हैं और वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, एशिया, लीबिया और यूरोप में। इसके बाद जो है हेरोडोटस का नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, हिस्टोग्राफी बोल करके बुक लिखे थे, जिसमें वह बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। कहीं हिस्ट्री क्या है, इन्होंने एक कोटेशन बोला था कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी एनालाइज जोग्राफिकली एंड जोग्राफी शुड बी डिस्क्राइब हिस्टोरिकली। यानी कि हम लोग हिस्ट्री से जोग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं और जोग्राफी जो है हिस्ट्री को बयान करती है। तो यहाँ से भी हम लोगों को जोग्राफी का आइडिया मिलने लगा। फिर प्लाटो आते हैं, अरिस्टोटल है, इराटोस्थेनेस जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिन्होंने ज्योग्राफी का वर्ड दिया, इन्होंने भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए ज्योग्राफी के लिए। ये जो है ग्रीक के स्कॉलर्स थे, सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे ग्रीक के स्कॉलर्स हैं, जिनमें कुछ खास नाम जो 11वीं क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम बता दिए। इसके बाद आते हैं ग्रीक के बाद एक नए स्कॉलर्स रोमन जो है, रोमन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है फिज़िकल ज्योग्राफी में। इन्होंने ज़्यादातर रीजनल ज्योग्राफी को इम्पोर्टेंस दिया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पे ध्यान दे रहे थे, जिनमें अगर देखें तो सबसे पहला नाम आता है स्ट्राबो का। स्ट्राबो का ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रीजनल ज्योग्राफी में ही मिलता है। इन्होंने ज्योग्राफी को एक तरीके से डिफ़ाइन किया कि ये एक कोरोलॉजिकल साइंस है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी को पार्टिकुलर एरिया के हिसाब से जज कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, ये स्ट्राबो का कहना था। नेक्स्ट बहुत बड़े स्कॉलर है जिनका नाम है टॉलेमी, क्लास 11 में इनका पिक्चर भी दिया हुआ है। टॉलेमी का हम लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो बोलते थे ज़मीन जो है खिला में घूमने वाला सैयारा की तरह है और ये सूरज के गिर्द घूम रहा है। ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो है एक ऐसा टाइम आता है जो कि डार्क पीरियड का होता है। इसी टाइम पे जब डार्क पीरियड चल रहा था यूरोप में, इस टाइम पे अरब जोग्राफर आगे बढ़ रहे थे। अरब जोग्राफर में सबसे पहला नाम आता है अल बल्की का, इब्न हौकल का, अल मुसद्दी का, अल बिरूनी का, इब्न सीना का, अल इदरीसी का। तो इन सब में देखें तो अल बिरूनी जो हिंदुस्तान आए हुए थे, उन्होंने हिंदुस्तान के मानसून के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट रीजन के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद और भी अगर देखें तो डार्क पीरियड के टाइम पे ही अरब जोग्राफर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे। डार्क पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें सिर्फ चर्च का बोलबाला चल रहा था। यहाँ पे जो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो बोलेगी, जो रिसर्च करना है सब चर्च करेगी। ये वो टाइम था जो कि यूरोप में सिर्फ चल रहा था, और दूसरी तरफ अरब जो स्कॉलर है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्कॉलर आए हैं, जैसे वास्को डी गामा का नाम आता है, जेम्स कुक का नाम आता है, मैगलन है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जेम्स वॉट है। इनके अलावा अगर हम जर्मन में देखें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आता है कांट का। कांट ने क्या किया था, 1755 में नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे थे। अगर उसके बाद देखें तो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट और रीटर दोनों जो है एक ही टाइम के हैं। इन लोगों ने बहुत सारे कारनामे दिए हैं। जैसे हम्बोल्ट का एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस में उन्होंने बहुत सारे मौसम के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर एक और स्कॉलर देखें तो रीटर आते हैं। रीटर का जो बुक का नाम रहता है अडकुंडे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अडकुंडे, और हम्बोल्ट के बुक का नाम रहता है कॉस्मोस। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो और कांट के बुक का नाम रहता है बुक नहीं है, इनका एक हाइपोथेसिस है बहुत ही फेमस, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्रिस्टोफन है जिन्होंने प्रेजेंट टाइम का सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर हम बोले तो क्रिस्टोफन का ही डेफिनेशन हम लोगों को मिलेगा। ये सभी स्कॉलर है जो इवोल्यूशन में, ज्योग्राफी के इवॉल्व होने में हेल्पफुल है। इनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी को बनने में एक अहम रोल अदा करता है। ये आज हम लोग पढ़ पाए हैं सिर्फ एज ए ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। उसका स्कोप क्या है, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से स्कॉलर आए, किन्होंने किस तरीके से अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफी को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। इसके बाद क्या हुआ, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन सामने चली आई। आज के लिए इतना ही। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।